कुर्सी, एक खिड़की और एक औरत जो हर शाम सूरज डूबते देखती है, अकेली। रुखसाना बेगम 5 साल से इसी घर में अकेली रह रही थी, अपने शौहर के इंतकाल के बाद से। यही घर था जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, बच्चे पाले और अब खामोशी से दिन गुजारती थी। कबीर शहर के दूसरे कोने में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था, गाड़ी से 20 मिनट के फासले पर। सादिया शादी के बाद एक और शहर मुंतकिल हो गई थी, कई घंटों की मुसाफत पर। रुखसाना बेगम की घड़ी 4 बजे से 5 बजे तक बहुत आहिस्ता चलती है। यही वो वक्त होता है जब कबीर आता है। दरवाजे की घंटी बजी। रुखसाना बेगम का चेहरा फौरन रोशन हो गया, जैसे हफ्ते भर का इंतजार एक लम्हे में मानी पा गया हो। अम्मी, देखें, सब्जी लाया हूं और वो दवाई भी। कबीर अंदर आया, हाथ में थैले, नजरें पहले से ही मोबाइल पर। रुखसाना बेगम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बैठो तो चाय बनाती हूं। अम्मी, वक्त नहीं है, मीटिंग है आधे घंटे में। कबीर ने सामान किचन में रखा, घड़ी देखी। रुखसाना बेगम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुक गईं। यह हर हफ्ते की बात थी। वो कुछ कहने की कोशिश करती और बात अधूरी रह जाती। बेटा, कल मुझे एक ख्वाब आया तुम्हारे अब्बा के बारे में, बहुत अजीब सा। रुखसाना बेगम ने आहिस्ता से शुरू किया। कबीर ने मोबाइल पर नजरें जमाई, सरसरी सा जवाब दिया, हाँ अम्मी, अच्छा। उसके कान तो सुन रहे थे, लेकिन जहन कहीं और था। रुखसाना बेगम ने बात अधूरी छोड़ दी, जानती थी कबीर सुन नहीं रहा। ये कोई नई बात नहीं थी। अम्मी, मैं चलता हूं, अगले हफ्ते आऊंगा वैसे ही। कबीर ने जल्दी से कहा, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, बेटा थोड़ी देर और बैठ जाओ, अकेले वक्त नहीं गुजरता। रुखसाना बेगम की आवाज में एक हल्की सी इल्तिजा थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने मां के माथे पर बोसा दिया, जल्दी से। अम्मी, अपना ख्याल रखें, मैं जल्दी में हूं। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, जो हर हफ्ते कबीर के जाने के बाद आती। उसी रात फोन की घंटी बजी। रुखसाना बेगम ने जल्दी से उठाया। स्क्रीन पर नाम देखकर दिल खुश हो गया, सादिया। अम्मी, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से आवाज आई, गर्मजोशी से भरी। बेटा ठीक हूं, रुखसाना बेगम ने कहा, लेकिन आवाज में वही पुरानी थकन थी। सादिया ने फौरन महसूस किया, अम्मी, आपकी आवाज में कुछ है, क्या हुआ, सच बताए। रुखसाना बेगम चौंक गई। कितने अरसे बाद किसी ने उनकी आवाज में छुपा हुआ दुख महसूस किया था। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी अकेली महसूस करती हूं कभी कभी। ये कहते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई। सादिया ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मुझे बताइए ना, आपको क्या अच्छा लगता था शादी से पहले? आपके ख्वाब क्या थे? ये सवाल रुखसाना बेगम को हैरान कर गया। बरसों बाद किसी ने यह सवाल पूछा था। बेटा, अजीब सवाल है ये। वो हंसी, लेकिन आवाज में एक अजीब सी गर्मी भी थी। अम्मी बताइए ना प्लीज, सादिया ने इसरार किया। रुखसाना बेगम ने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। मैं शायरी लिखती थी बेटा, कॉलेज में सब कहते थे मैं अच्छा लिखती हूं। वाकई? अम्मी, मुझे तो पता ही नहीं था ये बात। सादिया की आवाज में हैरानी और दिलचस्पी दोनों थी। शादी के बाद वक्त नहीं मिला, फिर तुम लोग आ गए, फिर जिंदगी बस गुजरती गई। रुखसाना बेगम ने एक लंबी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो रहा हो। सादिया ने कहा, अम्मी, अब लिखे ना, क्या हर्ज है? मैं चाहती हूं आप दोबारा शुरू करें। उस रात के बाद रुखसाना बेगम ने वाकई एक पुरानी कॉपी निकाली, धूल झाड़ी और कुछ अल्फाज लिखने की कोशिश की। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन कई सालों में पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें सिर्फ मां नहीं, एक इंसान के तौर पर देखता है। अगले दिन मोहल्ले की एक औरत, फरहत आंटी, उनसे मिलने आई, हाथ में मिठाई का डिब्बा। रुखसाना, सुना है कबीर बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा, माशाल्लाह, कितना अच्छा बेटा है, फरहत आंटी ने कहा मुस्कुराते हुए। रुखसाना बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा तजाद महसूस हुआ। बाहर से सब कुछ कितना मुकम्मल लगता था, अंदर से कुछ और सादिया, वो तो बस कभी कभार फोन करती है ना? बेचारी दूर रहती है, क्या कर सकती है? फरहत आंटी ने हमदर्दी से कहा। रुखसाना बेगम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज नहीं मिले। कैसे बताती कि फोन की वो एक कॉल
इस हफ्ते की सबसे कीमती चीज थी। कुछ दिन बाद कबीर मामूल के मुताबिक साया सामान रखा और जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन इस बार रुखसाना बेगम ने हिम्मत की। कबीर, बेटा बैठो थोड़ी देर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात। कबीर ने घड़ी देखी, फिर मां के चेहरे को गौर से देखा, जैसे पहली बार कुछ महसूस हुआ हो। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है? रुखसाना बेगम ने आहिस्ता से कहा, बेटा मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है तुम यहां होते हुए भी नहीं होते। कबीर के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर एक हल्की सी झुंझलाहट। अम्मी, मैं हर हफ्ते आता हूं, सामान लाता हूं, दवाइयां लाता हूं, और क्या करूं? रुखसाना बेगम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे सामान नहीं, तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, फर्क समझते हो? कबीर खामोश रह गया, जैसे पहली बार अल्फाज नहीं मिल रहे थे। उसी लम्हे उसका फोन बजा और वो फौरन स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो गया। सॉरी अम्मी, दफ्तर की कॉल है, मुझे लेनी होगी। कबीर ने फोन कान से लगा लिया और बात करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुखसाना बेगम खड़ी रहीं, उम्मीद से कि शायद वो फोन बंद करके वापस बैठ जाएगा, बात मुकम्मल करेगा। लेकिन कबीर ने दरवाजा खोला, हाथ से बाएं का इशारा किया, फोन पर बातें करता हुआ बाहर निकल गया, जैसे चंद लम्हे पहले का मौजू कभी उठा ही ना हो। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज, फिर दूर जाती हुई। रुखसाना बेगम अकेली खड़ी रह गईं, वही नामुकम्मल जुमला होठों पर, फर्क समझते हो? जिसका जवाब कभी नहीं आया। कुछ देर वो वहीं खड़ी रहीं, फिर आहिस्ता से खिड़की के पास आकर बैठ गईं। सूरज डूब रहा था, जैसे हर शाम की तरह, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। उन्होंने अपनी कॉपी निकाली और एक नई नज्म लिखनी शुरू की। एक ऐसी बेटी के बारे में जो दूर होकर भी करीब थी, और एक बेटे के बारे में जो करीब होकर भी दूर था। उसी शाम दूर दूसरे शहर में सादिया ने अपने शौहर से कहा, मुझे लगता है अम्मी कुछ छुपा रही हैं, कुछ ठीक नहीं लगता, मुझे वहां जाना होगा जल्दी।